हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो अभी हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, द व्हाई डू वी फॉल। अभी उसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सारी चीज़ें आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। आखिर एक डिजीज़ अगर आपको हो गई, कोई बीमारी आपको हो गई, तो किस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आपके घर में होता है कि ना कि कभी कभी आपकी बीमारी हो गई, आपको बुखार हो गया, आपको सर्दी हो गई, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई, पैरों में चोट लग गई है, या फिर कुछ और दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ तो उसका द वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो आपको कभी मान लेते हैं कॉमन कोल्ड है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आपने कुछ दवाइयाँ ली, हो सकता है आराम हो जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि अगर आपको कफ या कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपकी फैमिली वाले उसके लिए क्या ट्रीट करते हैं, या फिर आप के घर वाले के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाए कॉमन कोल्ड के लिए। क्योंकि हमें मालूम है कि कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से सही नहीं होगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम बात करते हैं। तो हम देखो, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट दो स्टेप में करेंगे। पहला तो होगा जो दो तरीके से करेंगे। एक तो होगा उसका, उस डिजीज के सिम्टम को हम रिड्यूस करेंगे। हम सिम्टम को रिड्यूस मींस फर्स्ट रिड्यूस होगा। सेकेंड, टू किल पैथोजन, टू किल पैथोजन। तो सेकेंड हम पैथोजन को किल करेंगे। अब ये हम देखते हैं कि रिड्यूस क्या होता है। पहला क्या होता है, रिड्यूस ऑफ सिम्टम। रिड्यूस ऑफ सिम्टम मतलब सिम्टम्स को आप रिड्यूस करोगे। तो जैसे आपको कोई डिजीज हो गई, जैसे आपको कोई डिजीज हो गई, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि थोड़ा से ये दवाइयाँ ले लो और कुछ आराम कर लेना। आप स्कूल ना जाए, पढ़ाई वढ़ाई ना करें, अभी कुछ थोड़ा सा 2-3 दिन आप रेस्ट कर ले, उसके बाद आए। तो उसमें 2-3 चीज़ें आती है रिड्यूस करने में। जैसे होता है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम, हमें फीवर हो गया। अब उसमें पहले तो आपको फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। वो उस डिजीज के कॉज को किल करने की कोशिश कर रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए वो लगातार इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस को कर रहा है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, और बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। जैसे आपका फीवर दिख रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको लूज मोशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, वो सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, और दीज सिम्टम्स रिक्वायर्ड एनर्जी। इन सारे सिम्टम्स जो वो इम्यून सिस्टम इन सारे सिम्टम्स को भेज रहा है ना, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ आप काम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, आप किताबें पढ़ रहे हो, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस द सिम्टम। और मतलब वो सारी एक्टिविटीज आप बंद कर दो जिनकी वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो सबसे पहले हम उस एनर्जी को रिड्यूस करने वाली, एनर्जी को यूटिलाइज करने वाली एक्टिविटीज को कम कर दें। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ मेडिसिन लेते हैं। पहला तो एक हो जाता है रिड्यूस सिम्टम को रिड्यूस कैसे करेंगे, या एनर्जी के को कैसे रिड्यूस करेंगे जो एनर्जी यूटिलाइज हो जा रही है। पहले तो हम कुछ मेडिसिन ले लेंगे। उस मेडिसिन से आपका लूज मोशन बंद हो सकता है, उस मेडिसिन से आपका फीवर कम हो सकता है, उस मेडिसिन से आपका जो वॉमिटिंग हो रही है, लगातार जो वाटर है बॉडी से, लॉस ऑफ वाटर कम हो रहा है। और दूसरा, रेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। बॉडी रेस्ट, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप जितनी कम एक्टिविटीज करेंगे, आप जितना कम काम करेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। उतना ज्यादा आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम की जो को एनर्जी, उसके मतलब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है उस डिजीज को किल करने में, या फिर उस पैथोजन को सेकंड वाले स्टेप के लिए, इस सेकंड स्टेप के लिए वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कंजर्व कर सकता है। तो फर्स्ट वाले में मतलब आप पहले तो एनर्जी को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है ना। आप एनर्जी को कम यूटिलाइज करिए इन सारे कामों के लिए। अब आप जब आपके पास ज्यादा एनर्जी आपके पास होगी, तो आपकी बॉडी का जो क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिम्टम्स को कम किया, आपने बॉडी रेस्ट, आपने बॉडी रेस्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा तरीका ये, उससे आपने वो जो रूट कॉज थे, मतलब जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उसको आपने किल नहीं किया। उसका होना भी अभी भी वो डिजीज कॉज कर सकता है, तो उनको आप किल करना शुरू करेंगे। सेकंड, आप इनके लिए क्या करेंगे, आप इनके लिए लेंगे मेडिसिन।
सेकेंड आप इसके लिए क्या लेंगे, आप इसके लिए लेंगे मेडिसिन। जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के, जैसे हमने कहा कि हमें ये कोई डिजीज हुई है तो वो डिजीज जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ वायरस से, वो डिजीज वायरस से भी हो सकती है, वो डिजीज बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वो किसी फंजाई किसी प्रोटोजोवन से भी हो सकती है। तो अब उस डिजीज को खत्म करने के लिए पहले तो आपने रेस्ट किया, दूसरा आप क्या करने जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं। जब आपको डिजीज पता है कि बैक्टीरिया से, तो आप एंटीबायोटिक जाके ले लोगे। तो आपको पता है कि आपको पता है कि ये प्रोटोजोवन है तो उसको किल करने वाले आप मेडिसिन जाके ले लो। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का जो वो कॉज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या फिर आपका प्रोटोजोवन है, अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो ट्रीटमेंट थोड़ा से और आसानी से हो जाएगा। उस मेडिसिन को आप लेंगे और आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उस डिजीज को आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें एंटीबायोटिक के बारे में, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर होते हैं बायोकेमिकल पाथवेज, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर जैसे हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स या पैथोजन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो ये मेडिसिन क्या करते हैं, इस बायोकेमिकल रिएक्शंस को रोकते हैं, या फिर किसी चीज का सिंथेसिस। ये बायोकेमिकल क्या बना रहे थे, मे बी उनका सेल वॉल बना रहे थे, मे बी उनके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे, मे बी कोई और काम कर रहे थे, या कोई दूसरा प्रोटीन या कोई दूसरा सब्सटेंस की सिंथेसाइज कर रहे थे। अब अगर आप इन सारी चीजों को, मतलब उनके आप सेल वॉल के फॉर्मेशन को आप ब्रेक कर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, उसके रेस्पिरेशन को रोक देंगे, उसको एनर्जी की कमी हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। उस प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को आप बनने नहीं दे रहे तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब आपको किल करने के लिए कई तरीके हैं, आपको पता हो गया। फिर आपने क्या नाम है, मेडिसिन को लिया, उनके बायोकेमिकल पाथवेज को रोका और उनको किल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एंटीबायोटिक वाले केस में देखा था, तो उनके एंटीबायोटिक वाले हमने केस में पहले ही हम इस चीज को देख चुके हैं। एंटीबायोटिक हमने लिया, हमने बैक्टीरिया के केस में क्या किया, बैक्टीरिया के केस में क्या किया, उसके सेल वॉल के फॉर्मेशन को हमने हॉल्ट कर दिया, उनको रोक दिया, और लास्ट में बैक्टीरिया की क्या हो गई, डेथ हो गई। बस यही तो हम चाहते थे, उसको किल करना। पहले हमने एनर्जी को कंजर्व किया, मेडिसिन को यूज किया, हमने लूज मोशन, अपने सर्दी खांसी जो भी आ रही उसको बंद किया, सिम्टम्स को बंद किया, रेस्ट किया। हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई कि हमारी इम्यून सिस्टम फोकस होके काम कर रही है सिर्फ किसको किल करने में, सिर्फ पैथोजन को किल कर रही है। कैसे किल किया उसने, आपने कुछ मेडिसिन को लिया और उस मेडिसिन ने उस आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और बहुत सारे बायोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं उन माइक्रोब्स के अंदर, उनको उसने रोक दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको खत्म कर दिया। एक चीज और, अब एंटीबायोटिक आपको मालूम है सारी की सारी एंटीबायोटिक सब पे इफेक्टिव नहीं होती है। एंटीबायोटिक ये इफेक्टिव सिर्फ बैक्टीरिया पे होती है, ना कि वायरस पे। अब वायरस के लिए आपके पास कौन सी मेडिसिन होती है, वायरस के लिए एंटीवायरल होते हैं। जैसे ये एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। तो उनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं। बट ये एंटीवायरल जो ड्रग होते हैं एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक नंबर में कम होते हैं और उतने इफेक्टिव होते भी नहीं थे। बट अब इफेक्टिव है। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही सिंपल लेवल की होती है। उनकी बॉडी दो ही चीजों से बनी होती है, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उनकी बॉडी के अंदर, वायरस की बॉडी के अंदर बहुत ही कम बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत ही कम होते हैं, तो एकदम उनको टारगेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए एंटीवायरल बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन फिर भी आज हमारे पास काफी ज्यादा इफेक्टिव, बहुत सारी इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन आ गई हैं। एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारे हैं, उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। एंटीवायरल भी काफी हद तक हमने इफेक्टिव एंटीवायरल ढूंढ रखी है। जैसे HIV की हमारे पास क्या है, HIV के लिए एंटी HIV वायरस है, वायरल ड्रग है, एंटी HIV ड्रग, ठीक है ना। तो ये ड्रग है। अब इस ड्रग की वजह से हमारे वो इम्यून सिस्टम को हील करने के लिए, क्योंकि HIV हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरल को लेते हैं
और ये कुछ HIV को किल करते हैं, और जो आदमी 2-4 साल तक जिंदा रह सकता था इस बीमारी की वजह से, या 1-2 साल में मर सकता था, हमारी मतलब कि इस एंटी HIV ड्रग की वजह से क्या होता है, वो 15-20 साल तक वो एक्स्ट्रा सर्वाइव कर सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेनफुल होता है, खैर जो भी है। लेकिन आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स करें, और नेक्स्ट वाला जो है प्रिवेंशन ऑफ, हेडिंग नाम याद नहीं आ रहा है, बट हम उसके बारे में बात करेंगे, हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को ठीक से देखें। थैंक यू सो मच।